नमस्कार। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अतीत में दबे पाँव। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बेतान का एक चैप्टर है और खूब अच्छा चैप्टर है और हिस्ट्री वाले बच्चे इसको अच्छे से समझते होंगे। तो आइए हम इसे हिंदी में एक इतिहास का एक चैप्टर है, एक तरह से हम कह सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लंबा है, थोड़ा समय लगेगा, 20-25 मिनट लग सकती हैं, 20 मिनट मैक्सिमम लग सकती हैं। चलो देखते हैं। तो ठीक है, लेखक कहता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर में माने जाते हैं। तो यहाँ हम समरी लेके आए हैं। तो लेखक का मानना है, इस चैप्टर के अनुसार मैं मेन फैक्ट वाले पॉइंट लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। तो उसका मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, वे दोनों ही दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित मतलब सिस्टमेटिक वाले शहर माने, जिसमें कुछ सिस्टम है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। और जो मोहनजोदड़ो है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो है वो ताम्रकाल का सबसे बड़ा पुराना शहर है। ठीक है, सबसे बड़े शहरों में से एक है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या लगभग 50,000 की समथिंग थी। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भोंडे, मोहरें, साजो सामान के खिलौने आदि मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो खुदाई हुई है उसमें क्या है, बड़ी तादाद में इमारतें मिली हैं, सड़कें मिली हैं, धातु पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, चाक पर बने चित्रित भांडे। ठीक है, चाक यानी कि जिस पर हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस पर चित्रित भांडे मिले हैं। ठीक है, साजो सामान और खिलौने आदि की चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा में ज़्यादातर सच रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। और पाकिस्तान में जब रेल लाइन बिछ रही थी उस एरिया में, जिसमें पंजाब प्रांत में, तो वह क्या हुआ था, वहीं से निकली रेल लाइन जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी। तो बहुत सी चीज़ें क्या था, विकास की भेंट चढ़ गए, वहाँ पर मट्टी डाली गई और रेल लाइन बनाई गई और भेंट चढ़ गए इस प्रकार। तो सर लेखक बताता है हड़प्पा के साथ क्या हुआ। मोहनजोदड़ो की सभ्यता का केंद्र माना जाता है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में, वो उस समय सभ्यता का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ का नियोजन देखकर, यहाँ का जो सिस्टम है उसको देखकर लेखक कहता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो एक तरह से सभ्यता का केंद्र माना गया है। ठीक है, यह 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। ठीक है, तो लेखक कहता है कि ये लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। ठीक है, और इसकी आबादी लगभग 85,000, जो मोहनजोदड़ो है उसकी आबादी, और उस समय 85,000 आबादी काफ़ी थी, क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात है। 85,000 आबादी आज की कोई 3-4 करोड़ से कम नहीं थी, और उस समय एक बहुत बड़ा ये शहर जरूर रहा हो गया और ये सभ्यता का केंद्र रहा। यह नगर छोटे छोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। ठीक है, और ये जो नगर था वो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था तथा प्राकृतिक क्या नहीं थे, जो टीले बने हुए थे वो प्राकृतिक नहीं थे, कहीं गड्ढा फड्डा पर टीला बना के उन्होंने घर बनाए थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, और जो धरती की सतह है, यानी जो टीले बनाए गए थे, वो कच्ची पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। और लेखक कहता है कि जो शहर है, इसकी खुदाई में जो सड़कें और गलियां मिली हैं, उनमें आज भी आप घूम सकते हैं। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ाता है, और यहाँ का जो सामान है वो आज भी अजायब घरों ने, यानी कि क्या बोल सकते हैं, म्यूजियम्स में वो रखा हुआ है। ठीक है, परंतु शहर वहीं है। तो यहाँ का जो सामान है वो तो म्यूजियम्स में पहुँच गया, और जो लेकिन शहर है वो वहीं की वहीं है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर योजना की कहानी कहते हैं। ये शहर, इसकी गलियां हैं, मकान हैं, चबूतरे मतलब जिस पे मट्टी डाल के चौतरा सा बनाया जाता है, खिड़की है, रसोई है, सड़कें हैं, जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, वो आज भी नगर का जो सिस्टम है, कितना सुंदर सिस्टम है, उसकी कहानी बताते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है, और जो शहर का सबसे ऊंचा चबूतरा है, जहाँ सबसे ऊंचा स्थान है, वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप मिला है, जैसा कि आपने चित्र में भी देखा होगा। ठीक है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। ठीक है, जो ये बना है बौद्ध स्तूप, वो जो टीला बना है वो जीर्ण शीर्ण यानी टूटा फूटा हो चुका है अब। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की, तो इन्हें ईसा पूर्व के निशान मिले। ठीक है, जो राखालदास बनर्जी थे, उन्होंने 1922 में सबसे पहले इस स्तूप को खोजा था। ठीक है, एक पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने राखालदास बनर्जी नाम था जिनका, तो उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। और यहाँ पर जो निशान मिले हैं वो ईसा पूर्व से पहले के भी मिले हैं। ठीक है, तत्कालीन भारतीय पुरातत्ववेत्ता सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल, याद रखना कि उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग था, उसका सर्वेक्षक कौन थे, महानिदेशक कौन थे, सर्वेक्षण विभाग था, तो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, जो एक अंग्रेज थे, के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ, और भारत दुनिया की प्राचीन सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता को ये यहाँ पर साबित किया उस समय कि भारत, पहले ऐसा लोग मानते थे कि भारत की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, लेकिन जब खुदाई हुई और यहाँ पर ये स्तूप वगैरह मिले, तो ये समझ में आया कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। ठीक है, इससे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता है। सर्दी के मौसम में भी धूप घुमाएं तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी मात्रा में है,
और ठीक है, और लेकिन राजस्थान की धूप से इसकी इन चैप्टर में कंपेयरिंग करी गई है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि जो राजस्थान की धूप है वो पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है, जबकि जो यहाँ की जो धूप है यानी मोहनजोदड़ो की धूप है, ठीक है, मोहनजोदड़ो की धूप में क्या है वो पारदर्शी नहीं है, और जब हम उसके चित्र खींचते हैं तो उसका क्या रंग उड़ा उड़ा सा महसूस होता है, ठीक है। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा गया है, और यहाँ पर क्या जो स्तूप वाला हिस्सा जहाँ पर स्तूप बना वहाँ पर गढ़ बोलते हैं प्राचीन के पुरातत्ववेत्ता। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पश्चिम में है। तो ऐसा बताते हैं कि जो यहाँ का सिस्टम है, तो जो दुनिया भर की जो प्रसिद्ध इमारतों के खंडर हैं चबूतरे के पश्चिम में है, ठीक है। जो जितनी भी स्मार्ट जो घर थे वो पश्चिम दिशा में बने हुए हैं, ठीक है। इनमें प्रशासनिक इमारतें सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार भी हैं, ठीक है। और जो इनमें बना इसमें प्रशासनिक इमारतें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ठीक है। सभा भवन भी है, ज्ञानशाला और कोठार हैं, ठीक है, जिसमें पढ़ाई होती थी और वो भी हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप से बचा है, ठीक है। तो ऐसे बताते हैं कि जो अनुष्ठानिक महाकुंड है वो अपने मूल स्वरूप में बचा है। कौन सा महाकुंड? जिसमें स्नान किया करते थे। तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं वहाँ पर टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, खंडर बन चुकी हैं। जितनी अच्छी अच्छी इमारतें थी, बौद्ध स्तूप थे, सारे टूट चुके हैं। अब क्या बचा है वहाँ पर? अब वहाँ पर महाकुंड है जो अपनी वो मूल रूप में बचा हुआ है। शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। तो ऐसा बोला है लेखक ने, जो मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत बेमिसाल है। अच्छा, आज की जो संस्कृति, आज की जो सभ्यता है नगरों को बसाने की, बिल्कुल वैसी ही है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान भी कहते हैं। आजकल की सेक्टर मागा कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, और उस समय मतलब एक सिस्टम होता है शहर को बसाने का, जिसे हम बोलते हैं सीधी सड़कें होती हैं या फिर आड़ी सड़कें होती हैं, तो उसे ग्रिड प्लान बोलते हैं। ग्रिड प्लान, ठीक है। ग्रिड एक मतलब फैसले से पहले किसी ने प्लान दिया हुआ ग्रिड प्लान, तो उस समय में भी ग्रिड प्लान से बनाई हुई सभ्यता हमको मिली है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु इसमें स्वयं को विकसने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जो चंडीगढ़ है, ब्रासीलिया है, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद एक बहुत सुंदर मतलब प्लेस है। इस्लामाबाद देखा जाए पाकिस्तान का, तो लाहौर भी सुंदर है, और चंडीगढ़ बहुत सुंदर है। तो ये भी ग्रिड शैली के बने हुए शहर हैं। और देखिए, चंडीगढ़ अपने देश का एक बहुत स्वच्छ आप बोल सकते हैं शहर है, ठीक है। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। जो चबूतरे का गढ़ है, ठीक है, ऊंचा चबूतरा है, उसके ठीक सामने उच्च वर्ग यानी उच्च जातियों के लोग हैं। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है, और उसके पीछे जो 5 किलोमीटर दूरी है वहाँ पर सिंधु नदी बहती है, ठीक है। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं, और दक्षिण दिशा में क्या है? उत्तर में तो उच्च वर्ग के लोग हैं, और दक्षिण में क्या है? कामगारों के लोग हैं, मतलब टूटे घर हुए हैं, ठीक है, और कामगारों के लोग। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्लियर नहीं है कि वहाँ पर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग जाति प्रथा थी या नहीं थी, ये क्लियर नहीं है। शायद उनके घर कमज़ोर रहे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे, ठीक है। और लेखक ऐसा भी मानता है, ये जरूरी नहीं कि वहाँ कामगार रहे हों, ये भी हो सकता है कि उनके घर कमज़ोर होंगे और समय के अनुसार वो नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है, इसका नाम है देव मार्ग, ठीक है, जिसे इसमें डिविनिटी स्ट्रीट भी बोला गया है। उसमें किताब में देव मार्ग हम बोल सकते हैं इसके। तो इसका नाम क्या है? देव मार्ग। टीले के पास क्या है? टीले के पास महाकुंड है, इसका नाम देव मार्ग। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यहाँ पर लोग ग्रुप में आकर स्नान किया करते थे। जैसा कि हमने देखा कि उत्तर और दक्षिण में उसमें सीढ़ियाँ भी हैं उतरने के लिए। यह 40 फुट 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन है 40/25/7 फुट, ठीक है। ये सॉरी यार, अच्छा तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके उत्तर व दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं तथा उत्तर में 2, 5 में 8 स्नानागार है। तो इसमें बोला इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं, ठीक है। इसमें साधु घर में इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंट से हुआ है, ठीक है। जो ये कुंड बना वो पक्की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। पानी का रिसाव रोकने के तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल पर दीवारों पर चूने पर चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया। तो जो ये बना हुआ है इसके पानी का रिसाव ना हो रोकने के लिए, यानी उसमें पानी भरा रहे या फिर गंदा पानी नहीं आए, इसके लिए क्या किया गया है? चूने और चिरोड़ी का प्रयोग करके दीवारें बनाई गई हैं, ठीक है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है, कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियाँ भी हैं। तो कुआं भी है पानी उसमें डालने के लिए, और जब पानी गंदा हो जाए तो कुंड से पानी बाहर निकालने इसके लिए नालियाँ भी बनी हैं। ये पक्की ईंट से बनी हुई हैं, ठीक है, और ढकी हुई भी हैं।
जल निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में नहीं मिलता। बहुत जगह खुदाई हुई, देखो मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी मिली हैं, वहाँ पर इस प्रकार की मतलब सिस्टम नहीं मिला है। वहाँ पर क्या हुआ कि अगर कुंड इतनी मतलब सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं मिली है। कहाँ की? मिस्र और मेसोपोटामिया की। कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है, शायद यहाँ पर कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता हो। तो कुंड है, उसकी दूसरी तरफ में एक विशाल गोदाम है। देखिए मैं 2-3 चित्र लेके आया हूँ, जैसा कि किताब में दिए भी हुए हैं, ठीक है। एक ये है, एक स्ट्रीट है, ये भी एक स्ट्रीट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशाल कोठार भी मिला है, जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर कभी जो है जमाव किया जाता हुआ किसका? अनाज का, ठीक है। अब आगे बोलते हैं। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं तथा उत्तर में एक गली बैलगाड़ियों का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर बोले 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। इधर जो कोठार है उसके इधर भी 3 कतार हैं 9 चौकियों की। उससे अंदाज़ा लगा था कि यहाँ पर टैक्स लिया जाता होगा। और इसके अलावा उत्तर में गली है, बैलगाड़ियों का प्रयोग के साक्ष्य मिले और माल की ढुलाई करती होंगी। और ये अंदाज़ा लगा सकता है कि बैलगाड़ी जो थी वो माल की ढुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी, ठीक है। पहले क्या था, ऐसा माना जाता है कि लेखकों का मानना था, पुरातत्ववेत्ताओं का मानना था, ठीक है, पुरातत्ववेत्ताओं को ऐसा मानना था कि जो हमारी नदी है वो सिंधु घाटी में ऐसा मानना था कि यहाँ पर लोग जो है खेती नहीं करते हैं। लेकिन नई इन्वेंशन से ऐसा पता चला है कि यहाँ के लोग अच्छी तरह से खूब खेती करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा मानना था पहले कि यहाँ पर अनाज आयात किया जाता था, लेकिन फिर अब नई इन्वेंशन में ऐसा पता चला है कि यहाँ पर गेहूँ वगैरह भी उपजाए जाते थे। इसे खेतर पशुपालक सभ्यता भी माना जाता है। पत्थर व तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। इसमें बताया गया कि पत्थर व तांबे की तो बहुतायत थी, लेकिन लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज के साबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है, ठीक है। तो पहले कपास का बीज तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एक सूती कपड़ा मिला है। ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा है जो सूती कपड़ा है, ठीक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला है, ठीक है। और एक और सूती कपड़ा जो जॉर्डन में भी खुदाई हुई थी वहाँ पर मिला है, वो 3000 ईसा पूर्व का। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो में खुदाई भी होती थी और ऊन और लिनन का आयात सुमेर से होता था, ठीक है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले और जो महाकुंड है उसके उत्तर पूर्व में क्या मिला है? लंबी इमारत के अवशेष। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है तो 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो लंबी इमारत है यहाँ पर कभी अध्ययन किया करते होंगे स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर एक कॉलेज ऑफ प्रीस्ट मानते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दक्षिण में 20 खम्भों वाला एक हाल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। तो जो दक्षिण है उसमें एक 20 खम्भों वाला हाल है, खंभे टूटे हुए मिले हैं उसमें। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कभी राज्य सचिवालय या सभा भवन रहा होगा। जब मंत्री वगैरह बैठते होंगे तो यहाँ पर वही सभा करते होंगे, ऐसा माना गया है यहाँ पर, ठीक है। गढ़ की चारदीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज़्यादा कुएं हैं। तो जहाँ पर जो बना हुआ है वहाँ पर जो पूर्व की बस्ती है वहाँ पर रईसों की बस्ती मानी गई है, जबकि आज के समय में पूर्व की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि सड़कें तथा चौड़ी सड़कें तथा ज़्यादा कुएँ थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं को संक्षिप्त नाम डीके रचा गया। देखिए जितने भी पुरातत्ववेत्ता हैं उनका संक्षिप्त नाम रखा गया। जैसे यहाँ पर क्या है, डीके रखा गया है। डीके किसी एक पुरातत्ववेत्ता का नाम है जिसका मैं आगे नाम बताऊँगा, उसका नाम क्या है। डीके क्षेत्र की दोनों बस्तियों में सबसे पुराने महत्वपूर्ण, ठीक है। जी के जो क्षेत्र है जो डीके ने खुदाई करवाई है वो जितनी भी खुदाई हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य सड़क यह बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। शहर की मुख्य सड़क कहाँ पर है? यहीं पर है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियाँ आ जा सकती हैं। ये इतनी चौड़ी सड़क है कि इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियाँ आ जा सकती हैं। ये सड़क बाजार तक पहुँचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, ठीक है। सड़क की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सड़क की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं हुआ करता था। ये जो दरवाजे हुआ करते थे वो अंदर सड़क से एक मेन गली जाती थी, उसमें गली में अंदर जाके खुला करते थे, लेकिन मेन सड़क पर कभी कोई दरवाज़ा नहीं हुआ करता था। इसे बोलते हैं कारबूजिए
सिस्टम, ठीक है। कार्बुजिए ने चंडीगढ़ में भी इस शैली का प्रयोग किया है। तो ये काबूजिए लिखा है इसमें, सॉरी से गलती से लिख गया, ठीक है। तो जो ये शैली है कार्बुजिए की, ये चंडीगढ़ में भी यूज हुई है। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ थीं, हर घर में एक स्नानाघर है, और गलियों और नालियों घर का पानी हौदी तक लाती हैं तथा फिर वे नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। तो हर घर में एक नाली है, जो नाली एक पतली पतली नाली हौद तक आती हैं, और हौद है जो एक मतलब कुंडी टाइप में है, उससे एक मुख्य नाली जो शहर के बाहर पानी ले जाती है। जैसा कि आज भी यही सीवर लाइन का मतलब तरीका है। ज़्यादातर नालियाँ ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट की चौड़ी हैं, ठीक है। तो जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई हैं, और जो बस्ती के भीतर सड़कें हैं वो 9 से लेकर 12 फुट तक चौड़ी हैं, ठीक है। बस्ती के कुएँ पकी हुई ईंट के बने हुए, ठीक है। एक ही आकार की ईंट के बने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लगभग 700 कुएँ पाए गए हैं। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। तो जो मोहनजोदड़ो सभ्यता, वहाँ पर लगभग 700 कुएँ उस समय पर पाए गए हैं, जिससे हम एक अच्छी बोल सकते हैं कि जल संस्कृति भी कह सकते हैं। एक बढ़िया पानी की व्यवस्था रही होगी। डीकेजी हल्के में के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। जो डीकेजी हल्का है, जहाँ पर डीके ने खुदाई करी, दीक्षित और आगे के नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैंने पढ़ा तो था, आज ही पढ़ा है, ठीक है। डीकेजी, क्योंकि मेरे यार अब ये मेरे को कमेंट किया किसी ने, इसलिए मैं बना रहा हूँ, वरना यार मैं अभी कम ध्यान दे पा रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। तो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि जो डीकेजी हल्का है, वहाँ पर जो मकान मिले उसकी दीवारें मोटी हैं और ऊंची हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 2 मंजिला मकान रहे होंगे, ठीक है। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंट भी एक ही आकार की थी, 1:2:4 के अनुपात में। तो ये याद रखना है, जो जितने भी मकान हुए पकी हुई ईंटों के बने हुए हैं, और ईंटों का आकार क्या, 1:2:4, ठीक है। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों की खिड़कियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे माना जाता है कि यहाँ जो घर हैं वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं हैं। तो ऐसा कयास लगाया गया है जो खिड़कियाँ होंगी शायद जो दूसरा मंजिल हो, पक्का नहीं होगा या नहीं, दीवारों के आधार पर ये सोचा जा रहा है कि दूसरा मंजिल होगा, और अगर दूसरा मंजिल होगा तो उसी में खिड़कियाँ होंगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। घर छोटे बड़े हैं, सभी घर एक कतार में है तथा अधिकतर का आकार 30 गुणा 30 फुट का है, ठीक है। तो जो घर बने हैं वो कतार में, और ज़्यादातर का आकार क्या है, 30 गुणा 30 फुट के यानी वर्गाकार है, ठीक है। कुछ इनसे काफ़ी बड़े भी हैं। सबकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती है, ठीक है। और कुछ घर बड़े भी हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल 30x30 के काफ़ी घर हैं, और सभी की वास्तुशैली जो बनाने का तरीका है वो सेम नहीं है, ठीक है। DKB-C हल्के एक घर से, ठीक है, जो DKB है एक, और एक C हल्का है, ठीक है, से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है। तो वहाँ पर एक जो है, जो DKB है, C जो हल्का है, वहाँ पर याजक नरेश हैं, जो याजक नरेश यानी कि एक यजकर्ता नरेश बोल सकते हैं, उनकी मूर्ति मिली, एक राजा टाइप में, वो दाढ़ी वाले हैं, ठीक है। वहीं से उसी हल्के से वो मूर्ति मिली है। एक HR हल्का भी है। HR हल्का में बड़े बड़े कंकाल भी मिले। तो ये आपको याद रखना है, एक DK हल्का है यहाँ पर आया अभी, एक HR हल्का आया है, ठीक है। जहाँ पर DK ने खुदाई करवाई है, शॉर्ट में नाम है, वो DK हल्का है, ठीक है, ABC में बचते रहते हैं। और एक HR हल्का जहाँ पर HR ने खुदाई करवाई है, ठीक है, ये शॉर्ट में नाम है। यहाँ प्रसिद्ध नृत्य की शिल्प भी इसी हल्के के छोटे से घर से मिली है, ठीक है। जो HR ने खुदाई करवाई, वहाँ पर एक प्रसिद्ध नृत्य की आपकी किताब में चित्र भी दिया होगा, नाच नृत्य की मतलब नाचने वाली लड़की का चित्र मिला है, वो इसी में मिला है, और वो बहुत अच्छा एक शिल्प का निशानी है, ठीक है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र इन जनरल लोग समझते हैं, ठीक है। गढ़ी के पीछे BS हिस्से में रैंगरेज का कारखाना है, जहाँ ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे छोटे मंजिला मकान हैं, ठीक है। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों और कामगारों के रहे होंगे। तो ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आया कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता से आप क्या समझते हैं, कैसी सभ्यता थी। तो ये कॉमन सी बात है, तो आपको उसमें ऐसे ही लिखना है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता एक आधुनिक सभ्यता थी। बिल्कुल उस समय में भी बिल्कुल वैसी शैलियाँ थी जैसे कि आज वास्तुकार शैलियाँ बनाते हैं। आप उसमें कार्बुजिए सिस्टम का, ग्रिड प्लान का आप बखान कर सकते हैं, ठीक है, कार्बुजिए सिस्टम का। और उसमें पानी के लिए कैसी व्यवस्था थी,
कुंड कैसे थे, इन सारी चीज़ों को मेंशन आप कर देना, ठीक है। वहाँ पर गलियाँ कैसी थी, इन सारी, और ये तमाम बवाल है ना, इसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सारी चीज़ें आपको बताएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर और आयताकार हैं। जो कुएँ हैं वो गोल हैं और सारी वस्तुएं चौकोर और आयताकार हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। तो लेखक ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो बड़े बड़े घर हैं उसमें भी छोटे छोटे कमरे हैं। इसका मतलब ये है कि जगह की कमी रही होगी, है ना, जगह की कमी रही होगी, और उसमें क्या हुआ, आबादी ज़्यादा रही होगी, इसलिए छोटे छोटे कमरे हैं। और एक कयास ये भी लगाया जा सकता है कि जो निचली मंजिल है उसमें छोटे कमरे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ नौकर चाकर रहते होंगे और ऊपर वाले मंजिल में बड़े बड़े लोग रहते होंगे, ठीक है। सीढ़ियाँ शायद लकड़ी की रही होंगी क्योंकि यहाँ पर देखिए घर मिले हैं उसमें बहुत कम जो सीढ़ियाँ हैं उसमें सीढ़ियाँ नहीं मिली हैं जो ईंटों की बनी हुई हैं वो लकड़ी की बनी हुई मिली हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीढ़ियाँ लकड़ी की भी नहीं मिली हैं, ईंटों की नहीं मिली हैं, लेकिन तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दूसरे मंजिल पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी रही होगी जो समय के साथ गल गई होगी, ठीक है। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी का साज सज्जा की जाती होगी, ठीक है। तो अधिकतर घरों में लकड़ियों अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों की चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो जो घर हैं उसमें खिड़कियों या दरवाज़ों के छज्जों पर चिन्ह नहीं है। गर्म क्षेत्र में ये चीज़ें आम होती हैं। इन जनरल आपने देखा होगा कि जो छज्जे हैं, जितना भी गर्म मैदान है उसमें घरों में छज्जे ज़रूर बने होते हैं क्योंकि ये थोड़ी छाया प्रोवाइड करते हैं और ठंडक बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो घर मिले हैं यहाँ पर छज्जे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ उस समय का मौसम ज़्यादा गर्म नहीं रहा होगा या फिर वर्षा ज़्यादा होती होगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी से देखिए गर्म क्षेत्र में ये चीज़ आम है और इसमें क्या हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती से सिंचाई की जाती। देखिए हाथी, शेर और गैंडा के चित्र भी मिले हैं, तो इसका अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अच्छे खासे जंगल रहे होंगे, पानी की व्यवस्था रही होगी और अच्छी खेती करी जा रही होगी, ठीक है। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब यह निकलता कि घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल भी नीचे चला गया या बस्ती उजड़ गई, ठीक है। देखिए दो अंदाज लगते हैं, नहर ना मिलने के दो अंदाज लगते हैं। वहाँ पर नहर नहीं मिलनी तो इसका मतलब ये कुएँ 700 थे और तब पानी की कमी रही होगी और बहुत सारा पानी हमने खनन कर लिया होगा, तो उससे क्या है कि वाटर लेवल नीचे चला गया होगा और पानी की खत्म होने की वजह से बस्ती उजड़ गई। एक ये अंदाज लगाते इतिहास का। दूसरा अंदाज ये भी लगाया जा सकता है कि उस समय हो सकता है कि बहुत सारी वर्षा होती होगी जिससे हमें नहर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी और हम खेती करते रहे हों और एक दिन कोई घटना घटी होगी और सारी बस्ती उजड़ गई होगी, ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। अब उस दिन का इसमें जिक्र किया गया है। तेज़ हवा बह रही थी, हर जगह लेखक को साए साए की धुन सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडर है नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता है, हर घर का संस्कारमय आकार होता है। किसी भी घर का समय पर अपराध बोध भी होता था। लेखक को यह राजस्थान व सिंध, गुजरात घर याद आ गए। यहाँ पर ज्वार की खेती हज़ारों साल से होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उन्होंने जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये सब बकवास है। दूसरी बात ये है कि लेखक को ऐसा लगता है कि हवा चल रही है और रेत उड़ रहा है, उससे राजस्थान से उसने कंपेयरिंग करी है, तो ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जो उसे जैसलमेर के गाँव कुलधरा की याद आ गई। यहाँ पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गाँव है कुलधरा में। एक पीले पत्थरों से बने हुए घर हैं, ठीक है। यहाँ घर हैं परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया था। इसमें बताया गया है कि 150 साल पहले जो कुलधरा गांव है उसमें गांव के लोगों से राजा से तकरार हो गई और राजा ने क्या किया होगा, अपने सैनिकों को आदेश दे दिया होगा कि जाओ और ख़त्म कर दो। उसी डर से या स्वाभिमान को लेकर कह सकते हैं पूरा गाँव का गाँव साजो सामान लेकर चला गया और फिर क्या रह गया, वहाँ पर बस्तियाँ खड़ी रही, इमारतें खड़ी रहीं, घर खंडर हो गए हैं पर ढहे नहीं है, लोग निकल गए हैं, वक्त वहीं रह गया, ठीक है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिले ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी को चित्रित था। सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के पहिए उतरन वाले पहिए लगने लगे। हवाई जहाज़ के उतरन वाले पहिए बाजार में आने के बाद ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। देखिए
इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है लेखक ने। उसने अपनी स्थिति को उसकी स्थिति को कंपेयरिंग करी। पहले बैलगाड़ियों में पहिया होते लकड़ी के, अब लेकिन जो गाड़ियों के उतरे हुए पहिए होते हैं वो बैलगाड़ी में लग जाते हैं, उसके बारे में बताया है। दूसरी बात यह है कि जो राजस्थान में ऊँट की गाड़ी चलती है उसमें हवाई जहाज के उतरे हुए पहियों का उपयोग होता है, इसके बारे में भी बताया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर बताएं, मेज़बान ने अजायब घरों के बारे में बताया। यह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएं अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। तो वहाँ पर एक छोटा सा अजायब घर भी है, ठीक है, वहीं पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पास में, लेकिन वहाँ पर वस्तुएं ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जो वस्तुएं इंपॉर्टेंट मिली हैं वो दिल्ली, कराची, लाहौर और लंदन की जो म्यूजियम्स हैं उसमें रखे हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे के, कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य यंत्र, चाक पर बने विशाल मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, ठीक है, 2 पाटन वाली चक्की ये घुमाते हैं हाथों से, 2 पत्थरों वाली, ठीक है, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। ठीक है, इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। ठीक है, ये जो अजायब घर हैं उसमें औजार तो हैं लेकिन हथियार नहीं। इसका मतलब ये है कि उस समय लोग क्रिमिनल नहीं थे, अपना काम से काम रखते थे, यानी कि जो औजारों का प्रयोग किया जाता है खेती जुताई के लिए उसके लिए, लेकिन बंदूक या धनुष जैसी चीज़ें नहीं मिली हैं। पूरी सिंध सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, शायद सैन्य सत्ता भी न रही हो। तो ऐसा विद्वान मानते हैं। देखिए, जो ये नहीं मिले हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई सैन्य सत्ता नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर अनुशासन अपनी तरफ से था लोगों के पास, न कि किसी के द्वारा थोपा हुआ। ठीक है, दूसरे यहाँ प्रभुत्व व दिखावे का तेवर नदारद है। दूसरी सप्ताह में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं। दूसरी जो खुदाई में वहाँ पर क्या कहीं मंदिर मिलता है, कहीं राजतंत्र सत्ता वाली चीज़ मिलती है, यानी कि दिखावा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। समय ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें महल, मंदिर या समाधियाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ के मूर्ति, शिल्प व औजार भी छोटे हैं। मुकुट व नावें भी छोटी थी। ठीक है, शायद यह लो प्रोफाइल की सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की साधना व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु यहाँ आडंबर नहीं है। यहाँ पर देखिए सब चीज़ सिस्टम सबसे अच्छा, लेकिन आडंबर यानी दिखावे वाली सौदा नहीं है, ना हड़प्पा में ना मोहनजोदड़ो में। ठीक है, दूसरे यहाँ की लिप को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ की जो लिप है, यहाँ पर लेखन हुआ, वो आज तक लोगों ने अंदाज लगाया लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। अतः अनेक रहस्य अभी भी सामने नहीं आए। सिंधु घाटी के लोग लोकप्रिय थे। उनकी ये लोकप्रियता वास्तुकला तथा धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित निर्मित मोहरें, उन पर उकेरी गई आकृतियाँ, खिलौने, सुगढ़ अक्षरों से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित व धर्मपोषित न होकर समाज पोषित था। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित धर्मपोषित न होकर समाज पोषित था। ये सेंटेंस आपको याद कर लेना है इस चैप्टर से, और ये कहीं ना कहीं जरूर डाल लेना। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता एकदम अच्छी सभ्यता थी, वो धर्मपोषित या राजपोषित नहीं थी, वो एक समाज पोषित सभ्यता थी। ठीक है, अजायब घरों में तांबे व कांसे की सुइयाँ मिलती हैं। काशीनाथ दीक्षित, हाँ ये देखिए डीके जो है वो काशीनाथ दीक्षित का नाम है। ठीक है, कुछ सोने की 3 सुइयाँ मिली, शायद ये कसीदेदारी की काम आती होंगी। ठीक है, ये 2-2 इंच की इन्हें सोने की 3 सुइयाँ मिली थी, ऐसा अंदाज लगा रहा है ये कसीदेदारी के काम आती। कसीदेदारी मतलब कढ़ाई बुनाई में फूल बनाना, ठीक है, धागे का फूल बनाना, उसमें काम आती रही। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। ठीक है, जो याजक नरेश मिले थे उसके जो बदन पे शरीर है उसमें आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी पड़ा हुआ है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुई भी मिले हैं, जो शायद दरियाँ बनाने के काम आते हों। यहाँ पर जो हाथी दांत व तांबे की बड़ी बड़ी सुई मिली है उसका अंदाजा लगा सकता है कि शायद दरी वगैरह बनती होंगी बिछाने के लिए, लेकिन आज तक दरी मिली नहीं है। ठीक है, खुदाई में एक भी दरी नहीं मिली है। ठीक है, अंदाजा लगाया यार। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। अब इन खंडरों को बचाकर रखना ही बड़ी चुनौती है। जो मोहनजोदड़ो की लगातार खुदाई हो रही, गड्ढा हो गया था और 5-10 किलोमीटर दूर सिंध नदी है, धीरे धीरे पानी का रिसाव होना शुरू हो गया तो दलदल बनना शुरू हो गया और वहाँ पर फिर जानहानि का खतरा भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते क्या किया गया है कि वहाँ की मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है उसको स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है और
अब यहाँ जो खंडर जो बचे भी हैं उन्हें भी बचा कर रखना मुश्किल हो गया है। और देखिए बचा कर रखना हमारे इतिहास की चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ थोड़ा इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और हमारा नया चैनल है, और इसे लाइक सब्सक्राइब या शेयर करेंगे तो हमें और उम्मीदें बढ़ाएंगे और हम और मेहनत से काम करेंगे। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।